हाय स्टूडेंट्स, क्या कभी स्पर्म्स और ब्लड का एनकाउंटर होता है मेल की बॉडी में? क्या कभी स्पर्म और ब्लड आपस में मीट करते हैं? दूसरा, क्या सर्टोली सेल्स को अगर टेस्टिस से रिमूव कर दिया जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? और तीसरा, टेस्टिस ब्लड बैरियर क्या रोल प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंस है टेस्टिस ब्लड बैरियर की, ये क्यों है? तो इन सब सवालों का जवाब आप देखेंगे। सो माई सेल्फ भूपिंदर सिंह, today I am going to discuss the new topic associated with the human reproduction, that is spermatogenesis. Before going to discuss what is spermatogenesis, let's discuss what is gametogenesis. Gametogenesis means synthesis of gametes. Gametes are the sex cells. ठीक है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? मेल के केस में हमने कहा, जो पढ़ के आए हम पीछे, गॉनेड्स जो हैं वो टेस्टिस हैं। फीमेल के केस में ओवरीज हैं। टेस्टिस में स्पर्म्स पैदा होंगे जो हैप्लॉइड होंगे, मतलब हाफ सेट होगा क्रोमोसोम का। इसी तरह फीमेल की बॉडी में जो है वो प्रोड्यूस होंगे क्या? ओवम प्रोड्यूस होगा, जो वो भी हैप्लॉइड होगा। तो इन्हीं गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कहते हैं, गोनेड्स में होता है। मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के केस में oogenesis। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल से एसोसिएटेड है, जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलता है। याद रखिएगा, पर्सन बेशक एज्ड हो जाए, ठीक है, एडम हम एक स्टेट कहते भी हैं, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, तब जाके कहीं अगर कम होता है। नेचुरल जो है मेल में कंटिन्यूस स्पर्म बनने का प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद थ्रू आउट रहता है। हालांकि बाद में स्पर्म्स का काउंट कम हो सकता है एजिंग के साथ, लेकिन स्पर्म्स बनने का प्रोसेस जो है वो कम नहीं होगा। वहां पे किसी भी तरह की पाज नहीं होगी, जैसी पाज जो है मेनोपाज इन केस ऑफ फीमेल होती है। सो हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो डेफिनेशन में मैं कह रहा हूं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ haploid gamete, that is haploid sperm. The continuous formation of haploid sperm, मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, 46 टोटल सेल में है। दो तरह के सेल, सोमैटिक और जर्म सेल से, हमारे जर्म सेल्स की बात कर रहा हूं। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म फ्रॉम दैट ऑफ डिप्लॉइड जर्म सेल्स। डिप्लॉइड अनडिफरेंशिएटेड कह सकते हैं, अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड जर्म सेल से हैप्लॉइड स्पर्म की सिंथेसिस होना विद इन द टेस्टिस ऑफ अ मेल, स्पेशली इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द मेल, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? जिसमें हैप्लॉइड गैमीट, दैट इज स्पर्म, प्रोड्यूस हो डिप्लॉइड अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल से, ठीक है, विद इन द टेस्टिस, स्पेशली इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन केस ऑफ मेल, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब इससे आगे बात करें, कब होगा ये प्रोसेस? कहता है कि ये प्रोसेस तब होगा जब मेल जो है वो प्यूबर्टी अटेन करेगा। प्यूबर्टी मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी। कहता है ये 30th से 40th या 50th ईयर तक और समटाइम 16th ईयर तक जो है वो मेल अचीव करता है प्यूबर्टी, जिसमें उसके जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स और कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहां होती है? हमने कह दिया कि ये कहां हो रही है? टेस्टिस में। जो गोनेड्स हैं मेल के, गोनेड्स क्या थे? जो गैमीट्स प्रोडक्शन करते हैं एज वेल एज सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। मेल के केस में ये टेस्टिस हैं, और टेस्टिस की एनाटॉमी हम जो है वो अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टेस्टिस में हम देख रहे थे, टेस्टिस के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें, ये एक सेक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा हटके है ये, कुछ मैं इसमें बड़ी डिटेल में बताना चाह रहा था, इसलिए इस तरह की डायग्राम ड्रा करा है। इसमें दो तरह के सेल्स देखे थे हमने, एक थे सर्टोले सेल्स, जिनको हम सस्टेंटिकुलर सेल्स या नर्व सेल्स भी कह रहे थे, और दूसरे थे क्या? जर्म सेल्स, जो फ्यूचर में क्या बनाने वाले थे? स्पर्म्स बनाने वाले थे। ठीक है, तो टेस्टिस में हमने ये भी पढ़ा था कि 2 डिग्री टेम्परेचर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है और 2 डिग्री टेम्परेचर डाउन रहता है। अब मैंने वहां पे एक चीज ऐड करी थी, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स जिनकी हम बात करते हैं, ये प्राइमोडियल जर्म सेल एक्स्ट्रा गोनेडियल होते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से जो है इनकी सिंथेसिस होती है, वहां से ये मूव करते हैं। ठीक है,
गोनेट्स में थ्रू यॉर्क सैक एंडोडर्म से, तब वहां पे आके टेस्टिस में अंदर ये प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसीलिए टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इसमें हमने क्रिप्टोर्काइडिज्म वगैरह, टेस्टिकॉन्डी, मोनोर्काइड, बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में की थी। इससे आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन हो गई कब होता है, कहाँ, प्यूबर्टी के टाइम, कहाँ होता है टेस्टिस में स्पेशली कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और कितना टाइम पीरियड लगता है, कहता है इसमें तकरीबन 64 से 75 डेज का प्रोसेस जो है वो टाइम पीरियड लग जाता है। इसके अलावा नंबर ऑफ डेज, नंबर कितना रहेगा, कहता है कि पर डे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं पर डे, ठीक है। ये से भी हम पढ़ चुके हैं कि जो बच जाते हैं, जो यूज नहीं होते, जो एजैकुलेट नहीं होते, वो कहाँ जाते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के टॉपिक। उसमें वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे जो है वो कंसंट्रेट करें, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, स्पर्म्स बनने का प्रोसेस कैसे होता है। हमने कह दिया प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो उनके थ्रू वही जो है फ्यूचर का स्पर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो कहता है ये पूरा प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेप दैट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कई बुक्स में लिखा है कि ग्रोथ की स्टेज है, नहीं, ये स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड के बनने तक के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें प्रोसेस है स्पर्मियोहिस्टोजेनेसिस, जिसको हम दोबारा सुन लीजिए, स्पर्मियोहिस्टोजेनेसिस, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पर्माटेलियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को अगर हम पूरा इसको छोड़ दें, स्पर्मियोजेनेसिस को एक कैटेगरी में यहां पे भी रख के हम इसको जो है इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनियल फेज भी हो सकता है, जिसमें माइटोसिस होती है, जहां स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूं, एक इस तरीके से भी हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा स्पर्मेटोसाइट स्टेज या फेज, जहां मियोसिस होती है। और तीसरा स्पर्मेटिड स्टेज, जिससे फर्दर आगे स्पर्म बनते हैं, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो फिलहाल हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, इन स्टेजेस को। इस प्रोसेस में 2 प्रोसेसेस आ रहे हैं, एक आ रहा है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा आ रहा है क्या, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की जो मैं बात कर रहा था, ये पहला स्टेप जो है ये लिख दिया मैंने, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसको मेजॉरिटी में 3 सेक्शंस में, 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव फेज और प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं इसको, प्रोलिफरेटिव फेज। दूसरा ग्राउथ फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज। अभी इस तरह मत जाइएगा, पहले यहां देख लीजिए, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मल्टीप्लिकेटिव, ग्राउथ और मैच्योरेशन फेज में कंप्लीट होती है। इसका मतलब है स्पर्मी, और इसका बी स्टेप दैट इज स्पर्मियोटेलियोसिस वाला या स्पर्मियोजेनेसिस वाला, वो बी पार्ट है। तो ये पूरे का पूरा यहां से यहां तक का प्रोसेस नियर अबाउट 64 to 75 डेज लेता है। अब हम पहले स्टेप को करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। मल्टीप्लिकेटिव फेज का मतलब हुआ कि नंबर इंक्रीज करना, कौन किसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक अलग तरह से मैंने व्यू देने की कोशिश करी है आपको कि टेस्टिस की सेक्शन काट के इसमें बाहर की तरफ ये ब्लड वेसल्स जो हैं, ये रेड में जो दिख रही हैं वो बनाई हैं। उसके अंदर ब्लू में जो देख रहे हैं ये बेसल लैमिना है, ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं। उसके अंदर 2 तरह के सेल टेस्टिस में आपने पढ़े थे, ये वाले सर्टोले सेल्स, ठीक है, ये पूरे देख लीजिए। और उसके बाद हमने पढ़े थे क्या, जिनको हम जर्म सेल्स बोल रहे थे, यही आपने पढ़े होंगे, बुक्स में भी पढ़े होंगे। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं, जो एम्ब्रियो के टाइम से हैं, यही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं गैमीट्स बनाने के लिए क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। सुनिएगा, बात शुरू करने वाला हूं मैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये रहा स्पर्मेटोगोनियम, एक इंडिविजुअल कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम, और स्पर्मेटोगोनिया हो गए प्लूरल, ढेर सारे। ये स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बन रहा है, दैट इज स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल जो है, ये जो है डिप्लॉयड है,
इसमें डबल सेट है क्रोमोसोम का। कहने का मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम ही हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। ये 46 जो इसमें क्रोमोसोम्स हैं, ये 46 क्रोमोसोम्स फर्दर जो है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रोसेस से होके, इस पूरे प्रोसेस से होके लास्ट में हमें स्पर्म देंगे और इन स्पर्म्स में क्रोमोसोम का नंबर 23 रहेगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ये एक कॉमन सेंस की बात है भाई कि 46 अगर मेल है, 46 फीमेल है क्रोमोसोम वाली, तो ये गैमीट्स प्रोड्यूस करती है 23 वाला। इसी तरह फीमेल भी 23 तो जब ये गैमीट्स आपस में मिंगल्ड होंगे, कोई बेबी होगा तो वो 46 वाला होगा। अगर ये 46 के 46 नीचे आ जाते हैं तो फिर 92 इस वक्त हमारे क्रोमोसोम का नंबर कितना होता? ठीक है, तो ये मेंटेनेंस के लिए है इसकी कि ये क्रोमोसोम नंबर हमारा जो है वो 46 मेंटेन रहे। अब बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स बनते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, ये डिप्लॉयड हैं। साइंटिस्ट मान के चलते हैं कि इस प्रोसेस में जहां से ये स्पर्मेटोगोनिया बना है, ये दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। ये बनाता है ए टाइप का स्पर्मेटोगोनिया और बी टाइप का स्पर्मेटोगोनिया। याद रखिए अभी भी इसमें 46 क्रोमोसोम ही हैं। तो हाँ, और ये मान के चलते हैं कि ए टाइप वाला फर्दर जो है वो पीछे दोबारा से एज ए स्टेम सेल एक्ट करता है और कंटिन्यूस पीछे नंबर कहीं कम ना हो जाए, ये बार बार डिवाइड करके प्रोसेस को आगे रन करता है। ये बात आपने सुनी होगी। ये जो बी सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया बी, ये कहता है कि आगे जाते हैं और ये क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस रन करते हैं। मैं यहां आपको इस ए और बी के अलावा थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं तो ये ए बी के अलावा भी होते हैं, मतलब ए और बी ही नहीं बनते हैं। इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। मैंने कहा जो स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स हैं, ये स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बने हैं, पीजीसी से बने हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बात जो है वो कहीं स्लिप ना हो जाए। ये बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, हमने यहां कहा बी कहा, ये ए की बात कर रहा है। ए में कौन से? लॉन्ग। ये क्या बनाता है? स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए लॉन्ग। इसी तरह दूसरा बनाता है स्पर्मेटोगोनिया ए डी डार्क। ठीक है, डार्क लॉन्ग क्लाउडी पेल क्या है? कहता है जब हम इनको, इनमें कोई इस तरह कोई चेंजेस नहीं है, जब इनको हम, थोड़ी सी कंपैक्टनेस है इनके जेनेटिक कंटेंट में, जब इनको हम कहीं जो है हेमोटॉक्सिलिन या इयोसिन से स्टेन करते हैं तो वहां अंदर हमें चेंजेस दिखती हैं। तो कहता है कि इस स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से टाइप ए एल बनता है लॉन्ग, टाइप ए डी डार्क, और डार्क से फर्दर जो बनता है टाइप सी क्लाउडी, और टाइप ए पी पेल। मतलब कि स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल से लॉन्ग, डार्क, क्लाउडी और पेल बनते हैं। ठीक है, और डार्क से पेल बनता है और पेल से आपका बनता है कौन सा? अगर कहीं आपको ज्यादा नॉलेज रखनी है इससे रिलेटेड तो इसका मतलब है ये जो स्पर्मेटोगोनिया जिसकी बी की हम बात कर रहे हैं, ये किससे बनता है? ये बनता है बेसिकली पेल से, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए पेल। और पेल किससे बना है? पीछे डार्क से, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए डार्क। तो ये क्या करते हैं? कंटिन्यूस, पीछे कहीं शॉर्टेज ना हो जाए स्पर्मेटोगोनिया की, ये डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन ये डिवाइड किससे करते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज थी। दी स्ट्रक्चर्स आर डिवाइड, सेल्स आर डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं डिवीजन से पहले। आप ये देख रहे होंगे ये कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब सुनना, ये जो सर्टोले सेल्स थे, इनमें देखिए ये ब्लैक कलर की ये मैंने सीलिंग बनाई हुई है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की सीलिंग, अगर आपको याद हो मैंने टेस्टिस के स्ट्रक्चर में बोला था ये टाइट जंक्शंस हैं। सवाल पूछा था कि ब्लड के कांटेक्ट में क्यों नहीं आते। अब इसका जवाब सुनते चलिएगा। कहता है कि ये जो सर्टोले सेल्स हैं ये आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े हैं, और इसके अलावा इनमें एक और स्ट्रक्चर है जो इनको जो है ब्लड को अंदर आने से रोक रहा है। ब्लड को इन जो स्पर्म सिंथेसाइज हो रहे हैं उनके पास पहुंचने से रोक रहा है। क्यों रोकेगा भाई? क्या रीजन है? देखिए, स्पर्म भी अपने बॉडी के ऊपर एंटीजन लेके चलता है। अगर ये स्पर्म कहीं ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा।
जिसको मैंने वहां बात की थी एंटीस्पर्म एंटीबॉडी, तो वो क्या कर देगा, इसके खिलाफ जो है वो एक्शन करना शुरू कर देगा। इसलिए कभी भी ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते स्पर्म, चाहे मेल प्यूबर्टी से शुरू होके एजिंग तक रहे, उसमें ये पास नहीं करते। कौन कौन से बैरियर्स हैं, एक तो ये टाइट जंक्शन, और दूसरे ये कोई ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे होंगे, ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर जो हैं ये एडहेरेंस जंक्शन कहलाते हैं, ADHERINS, एडहेरेंस जंक्शंस। ये एडहेरेंस जंक्शंस प्रोटीन से बने हुए हैं, जैसे क्लोडीन प्रोटीन है, क्लोडिनिन प्रोटीन है, ये उनसे मिलके बने हुए हैं जंक्शन। ये जंक्शन टाइट जंक्शन के अलावा यहां भी स्टॉप करते हैं किसको, ब्लड को नीचे पहुंचने से। ठीक है, इसका मतलब ब्लड से कहीं इसको खतरा है, क्योंकि ब्लड हमारा जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के पर्पज से भी यूज होता है भाई। अब 2-3 पार्ट इसके देख के फिर मैं प्रोसेस शुरू करता हूं। ये कह रहा है कि ये पार्ट जहां पे ये माइटोसिस होती है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, ये लिखा है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। इस स्पेस को क्या कहते हैं, कहता है ये स्पेस कहलाती है, देख इसका समझ रखिएगा भाई, बेसल स्पेस कहते हैं, क्योंकि ये बेसल लैमिना के पास है तो ये होगी बेसल स्पेस। इसके बाद ये 3 हिस्सों में बटी है। दूसरी स्पेस एक और है, बिल्कुल सेंटर में ल्यूमन में जाने से पहले एक और स्पेस है जिसको हम बोलते हैं एडल्यूमिनल स्पेस। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कौन सा सिंथेसिस का प्रोसेस कहां हो रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो बेसल स्पेस में ये स्टार्टिंग की माइटोसिस हो रही है किसमें, स्पर्मेटोगोनियम की, और उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनियम आगे आगे प्रोसेस शुरू करता है वो एडल्यूमिनल स्पेस में आता है, और ये सेंटर वाला पार्ट सारे का सारा ये ल्यूमन है। हालांकि डायग्राम मैंने बना दी है बेशक, लेकिन ल्यूमन के बीच में ये प्रोसेस नहीं होता, ल्यूमन के बीच में सिर्फ स्पर्म्स पहुंचते हैं। ठीक है, जब वो इसके साथ अटैच होते हैं सर्टोले सेल्स के साथ, लास्ट में पढ़ेंगे, तब ये यहां से फ्री होकर ल्यूमन में आते हैं। सिर्फ अब शॉर्टेज थी जगह की तो मुझे ये ड्रा करना पड़ा, लेकिन आप याद रखिएगा बेसल स्पेस में जो है ये माइटोसिस का प्रोसेस, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन होती है, और जो एडल्यूमिनल स्पेस है उसमें ये बी जो है स्पर्मेटोगोनिया नीचे आते हैं, और आगे का पार्ट जो है वो सारे का सारा एडल्यूमिनल स्पेस में ही सारा जो है ये प्रोसेस रन हो रहा है। उसके बाद मैच्योर होके फिर ये बीच का ल्यूमन जो खाली स्पेस है उसके बीच आएंगे। अब मैं प्रोसेस शुरू करता हूं कि ये प्रोसेस बेसिकली है क्या, जिसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब समझिएगा कि ये मैकेनिज्म क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फेज क्या है, ग्रोथ फेज क्या है, मैच्योरेशन फेज क्या है। ये जो हमने पढ़ा, यहां पे जो स्पर्मेटोगोनियम बना माइटोसिस से, चाहे ए टाइप बी टाइप का बना, ठीक है, ये प्रोसेस कहलाएगा इसका क्या, प्रोलिफरेटिव फेज और मल्टीप्लिकेटिव फेज। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव फेज कहलाती है। अब सुनना, ये कब साइड होंगे तो बी वाला नीचे आएगा, आगे प्रोसेस करेगा। कहता है इसके लिए ये जो 20 टाइप बन गया स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम सिक्रीशन सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से ये क्लैथरिन प्रोटीन्स वगैरह जो हैं इनका गेट एक तरह का खुल जाएगा। इस गेट के खुलने की वजह से ये बी टाइप का जो स्पर्मेटोगोनियम था, ये बी टाइप का स्पर्मेटोगोनियम बेसल रीजन से एडल्यूमिनल रीजन में आ गया है। अब देखना अंदर क्या हो रहा है। मैंने कह दिया कि ये डिप्लॉइड हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 के पेयर हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको मैंने क्रोमोसोम्स के हिसाब से बताने की कोशिश की है। आप पहले सिर्फ इनको हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझिए, ये मैं आपको बाद में समझाता हूं, वरना थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा सारा कुछ। तो कहता है जो ऊपर से नीचे आया वो था क्या, बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, और ये क्या है, ये डिप्लॉइड है। यही जो एडल्यूमिनल रीजन में बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम आया, उसमें आगे प्रोसेस होगा ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। इसको समझिएगा, जैसे ही ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम नीचे पहुंचता है, इसमें क्या होता है, ग्राउथ होती है, ग्राउथ फेज होती है। नेक्स्ट फेज इज द ग्राउथ फेज। इस ग्राउथ फेज में क्या हो रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स अटेन कर रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसने बढ़ाई वो इसने क्या कर दिया, डीएनए की कॉपी कर दी अंदर, डीएनए डबल कर दिया। डीएनए डबल से मतलब मत समझिएगा कि 46 क्रोमोसोम के 92 हो गए ना,
मैंने कहा कि इसने क्या कर दिया, डीएनए डबल किया, 2n था ये हैप्लॉइड, ये देखिए क्रोमोसोम कैसे थे, ये अब यही क्रोमोसोम में डीएनए डबल हो गया, ये देखिए ये डायड स्टेज और इकट्ठी होकर टेट्राड स्टेज बन गई है। कहने का मतलब कि ये 2n डिप्लॉइड 2c, अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें ऐसा था। अब ये 2n डिप्लॉइड ही है, 44 क्रोमोसोम ही है, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो गया है 4c। डीएनए कंटेंट की वजह से नहीं, हम जानते हैं, हम क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर के बेसिस पे जानते हैं। अगर इसकी आर्म डबल हो गई है तो सेंटर में सेंट्रोमियर ही ना, सेंट्रोमियर से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम वही है, सिर्फ डीएनए डबल हो गया है। यहां पे था डिप्लॉइड और 2c, मतलब जेनेटिक डीएनए की बात करें 2c था, यहां पे डिप्लॉइड 4c हो गया है, ये डबल हो गया है। जब ये ग्राउथ करके टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम ग्राउथ करके जेनेटिक कंटेंट स्पेशली डीएनए 2c से 4c करता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड था और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड है। इस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, इसकी ग्राउथ फेज। ये इसका क्या है जी, ग्राउथ फेज, ठीक है। अब इससे आगे बात करें, चलिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब इससे आगे अगर हम कहीं बात करें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्राउथ फेज होगी, इसके बाद क्या होगा, वो क्या बनाएगा आगे। कहता है यहां तक तो माइटोसिस हुई थी, अब तीसरा प्रोसेस शुरू होने वाला है, मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होने वाला है, तो क्या हो रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं अब वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। क्यों बनेंगे भाई, क्योंकि उसने सारा जो मटेरियल रिक्वायर्ड है फर्दर डिवीजन के लिए वो एकमुलेट कर लिया है ग्राउथ फेज में। अब यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, यहां ऊपर तक ये डिप्लॉयड था, ये डिप्लॉयड था, अब ये हैप्लॉयड हो गए हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ सेट ऑफ जीनोम हो गया है। और यही क्रोमोसोम जो मैटरनल और पैटर्नल ऊपर इनका अरेंजमेंट था, जो डबल हुए थे, यहां से देखिए क्रॉसिंग ओवर करके एक सेगमेंट इसकी इधर और एक सेगमेंट इसकी इधर, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हैं। और इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, क्योंकि मियोसिस 1 हुई है, तो उसी हैप्लॉइड में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर मियोसिस सेकेंड होगी। मियोसिस सेकेंड जब होगी तो यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब बदल के राउंड स्पर्मेटिड हो गया है। अब ये क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड N N N एंड N, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं जिनको हम स्पर्मेटिड्स बोल रहे हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स की जो मैं बात कर रहा था क्रोमोसोम्स के हिसाब से देखें तो यहां ये डिप्लॉयड थे, ये हमने कह दिया। और जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये 2C था, यहां पे जब इसने ग्राउथ किया, डीएनए डुप्लीकेट किया, तो ये 2N ही रहा, लेकिन जेनेटिक कंटेंट 4C हो गया। किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने तो ये डिप्लॉयड की बजाय अब हैप्लॉयड हो गया, और जो जेनेटिक कंटेंट था वो अब 4C की बजाय 2C हो गया, यहां पे भी 2C। अब फर्दर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड हुआ तो वो कन्वर्ट हुआ, हैप्लॉइड ही रहा, और जेनेटिक कंटेंट 1C 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 एंड 1C में हो गया। इसका मतलब है ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं, जब ये क्रॉसिंग ओवर करा इन्होंने, उसके बाद ये इस तरह से सेपरेट हुए, और फर्दर जब मियोसिस सेकेंड हुई तो ये सेगमेंट्स जो हैं ये इस तरह से एक्सचेंज हुई। ये पूरा प्रोसेस जो है, इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं,
यहां जहां मियोसिस 1 और 2 हो रही है दैट इज मैचुरेशन फेज। शॉर्ट में बात करता चलूं, अगर ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम था, स्पर्मेटोगोनियम में डिवीजन हुई तो स्पर्मेटोगोनियम क्या बन गया, ग्रोथ करके बड़ा होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। भाई ये डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड है। अब ये इसमें क्या हुआ, इसमें मियोसिस 1 हुई, यहां तो ऊपर माइटोसिस हो रही थी, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेजेस में, और इसने ग्रोथ करके बड़ा हो गया। मियोसिस 1 हुई तो ये दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हुआ, लेकिन हैप्लॉइड था। यहां पे हमने इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा, यहां हमने इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा, ठीक है। यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड हुई बच्चे, तो इसमें क्या हो गया, इसके दो सेल्स वो भी हैप्लॉइड, और इसमें भी मियोसिस सेकेंड हो रही है, ये भी हैप्लॉइड। तो ये 4 राउंडेड से स्ट्रक्चर जो हमें मिले, ये 4 राउंडेड स्ट्रक्चर्स को हमने क्या कह दिया, स्पर्मेटिड्स। यहां तक का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्पर्मियोजेनेसिस। आप समझ गए होंगे, बेसल स्पेस थी, एडल्यूमिनल स्पेस थी, ठीक है, और एडल्यूमिनल स्पेस में ये सारी चेंजेस आई और स्पर्म जाके जो है अभी भी सर्टोले सेल्स के साथ अटैच हैं। एक चीज आपने अगर ध्यान दी हो डायग्राम में, ये देखिए मैंने इस तरह से ये डॉट्स शो करे हैं, ये सर्टोले सेल्स में मर्ज्ड हैं। ये सेल्स कौन से, जितने भी डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड्स, ये सारे के सारे इस तरह से ये ब्रिजेस बने हुए हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। ये अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, बीच में ही हैं। ये लास्ट में एक प्रोसेस होगा दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। उस प्रोसेस के दौरान ये सेपरेट होंगे और ये राउंडेड स्ट्रक्चर अनमोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, इसको देखते हैं आगे दूसरी डायग्राम में। तो अब हम इसका दूसरा जो है प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में, सेकेंड स्टेप दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस देखेंगे, या जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोटेलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मियोहिस्टोजेनेसिस। ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ये प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि स्पर्म ने, क्योंकि ओवम ने तो मूव नहीं करना, उसके पास कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर पोजीशन में रहना है जहां स्पर्म मूव करके 30 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस कवर करके फर्टिलाइज करने जाएगा। तो उसके लिए उसको खुद को वैसा बनाना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, वेट लूज करना पड़ेगा, मोटाइल स्ट्रक्चर जनरेट करना पड़ेगा, ताकि वो मूव करके नीचे से, दैट इज वजाइना में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहां से फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचे। तो ये क्या होगा इस प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल, जो पीछे हमने देखा क्या, ये एनस्पर्मेटिड, the process of conversion or transformation of non-motile spermatid into motile sperm or spermatozoon is known as spermiogenesis। एक टर्म और भी बताऊंगा, स्पर्मिएशन, वो बाद में। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या है, जहां नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड कन्वर्ट होके हैप्लॉइड मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होगा, उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोहिस्टोजेनेसिस और स्पर्मियोटेलियोसिस कहेंगे। तो ये किस लिए हो रहा है, ये एक्स्ट्रा वेट को लूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि इसको मूव करना है इसलिए स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसमें फर्दर कोई भी सेल यहां डिवाइड नहीं होने वाला है, ना तो किसी तरह का जेनेटिक मटेरियल ऐड होने वाला है, ना जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। अब हो क्या रहा है यहां, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये रहा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड में ये सेंटर में रहा न्यूक्लियस, ये रहे गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस, ये रहा सेंट्रोसोम, देख पा रहे हूं, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि फर्दर इसमें चेंजेस आ रही है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो है वो कॉम्पैक्ट हो रहा है। न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट क्यों हो रहा है, उन न्यूक्लियस में से जो आरएनए था वो रिमूव हो रहा है,
उसके बीच में जो एसिडिक प्रोटीन्स थी वो एसिडिक प्रोटीन्स भी रिमूव हो रही हैं, उसके बीच में जो न्यूक्लियोलस था वो भी रिमूव हो रहा है। अब वो थोड़ा सा बोट शेप न्यूक्लियस बनने जा रहा है। एक चेंज, ये चेंज किसमें बताई मैंने? न्यूक्लियस में। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा कहता है ये जो ऊपर सेंट्रियोसोम में सेंट्रियोल्स थे, ये दोनों सेंट्रियोल मूव करके न्यूक्लियस के नीचे आ जाएंगे। एक आगे आ जाएगा टॉप पे, जिसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा पीछे आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल सेंट्रियोल। ये रहा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और ये डिस्टल सेंट्रियोल। इन दोनों का अरेंजमेंट होगा। क्योंकि फीमेल ओवम में सेंट्रियोल लेके नहीं आता, इसलिए वो सेंट्रियोल जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वो फर्दर आगे जाके जो है डिविजनल प्रोसेस, जब दोनों की मिंगलिंग होगी, जाइगोट बनेगा, तब ये प्रोसेस रन करेगा। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? फर्दर आगे मेल में आगे जाके डिवीजन में हेल्प करेगा। और दूसरा जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? ये एक्सोनीम बनाता है, एक्सोनीम। और ये एक्सोनीम जो है इसका टेल की सिंथेसिस करती है, स्पर्म की टेल की सिंथेसिस करती है। तीसरा स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, ये आगे देख पा रहे होंगे आप, ये ग्रीन वाला, ये गोल्जी अपरेटस के जो वेजिकल्स हैं, ठीक है, वो एक्रोसोमल प्रो एक्रोसोमल जो वेजिकल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, और ये न्यूक्लियस के ऊपर टॉप पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्यूचर में आगे एक्रोसोम कहेंगे। इसमें स्पर्म लाइसेंस होते हैं। ये स्पर्म में टॉप पे इसलिए रखा होता है कि जब भी स्पर्म की मेम्ब्रेन ओवम के साथ, उसके बाहर सेल्स के साथ जो है वो मिलेगी, ये वेजिकुलेट होगा, और ये आगे हम पढ़ेंगे भी, तो इसने इसको जो है वो ब्रेक डाउन करना है, मतलब रास्ता क्लियर करना है स्पर्म लाइसेंस के थ्रू, ताकि ये वाला न्यूक्लियस जो ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाके मिंगल्ड हो सके, दैट रिजल्ट्स इनटू फर्टिलाइजेशन। तो यहां बात थी किसकी? एक्रोसोमल स्ट्रक्चर की, जो गोल्जी अपरेटस से बनता है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तीसरा रहा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कहता है जो मूवमेंट है वो इस तरह से होने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया नीचे की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देते हैं। हालांकि साइटोप्लाज्म भी जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट डाउनवर्ड शो करता है। तो ये वही एक्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, ये सारा स्ट्रक्चर एक अरेंजमेंट में आना शुरू हो जाता है। और एक्स्ट्रा जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो है ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। इसको सर्टोले सेल्स जो हैं वो फैगोसाइटाइज कर देंगे, जिसके रिजल्ट में क्या निकलेगा? ये स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड होके, मतलब ये उस शेप में आना चाहता है ताकि ये मूव कर सके, किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो ये स्ट्रक्चर जब फर्दर और आगे मैच्योर होता है, स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजून बनता है, तो उसमें ये रहा आगे एक्रोसोम, ये रहा न्यूक्लियस, दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दिस वन इज द डिस्टल सेंट्रियोल, एंड हियर इज द माइटोकॉन्ड्रिया। कई किताबों में ये लिखा है कि ह्यूमन के केस में स्पर्म में जो है वो निबेनकरण बनता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये इंसेक्ट्स के केस में होता है, ड्रोसोफिला के केस में होता है, हमारे केस में ऐसा नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए है, टेल मूव करने के लिए है, जो व्हर्लिंग मूवमेंट शो करेगी, जैसे बंदूक की गोली निकलती है वैसे विरल करती है, सीधा नहीं जाता स्पर्म। ठीक है, तो सेंट्रियोल ने जो है, डिस्टल सेंट्रियोल ने टेल की हेल्प, फॉर्मेशन में हेल्प की, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आगे डिवीजन में काम करेगा, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, और एक्रोसोम जो है वो वर्क कर रहा है, क्या? आगे का रास्ता सारा साफ करेगा, ताकि ये जो डीएनए कंटेंट है न्यूक्लियस से वहां तक, फीमेल के ओवम तक जो है पहुंच सके। तो इस तरह से हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, इस पार्ट में जो है वो स्पर्म जो है वो डिवाइड। ये स्पर्म की डिटेल हमने अलग से करनी है। तो यहां पे मैं जो बात कर रहा था कि क्वेश्चन जो हमने पूछे थे कि क्या एनकाउंटर होता है कभी ब्लड, और वो नहीं होते, वो किस वजह से नहीं होते हैं? क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा जहां पे हम बात कर रहे थे कि ये इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो जो टाइट जंक्शंस हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स की बात करते हैं, एडेरिन जंक्शंस हैं जिसमें क्लासिन प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो उसको अलो नहीं करती हैं। अगर करेंगी तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो उनको एनकाउंटर करके मार देगा, ठीक है, खत्म कर देगा उसको, मतलब उसके खिलाफ एक्शन करना शुरू कर देगा। अब दूसरी बात थी, क्या सर्टोले सेल्स के बिना
पॉसिबिलिटी है स्पर्मेटोजेनेसिस? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर सर्टोले सेल्स को रिमूव कर देंगे, सर्टोले सेल्स तो बहुत फंक्शन कर रहे हैं भाई, न्यूट्रिशन का काम सर्टोले सेल्स कर रहे हैं, इनको लिक्विड जो है वो देने का। मैं एक बार फिर आपको डायग्राम पे लेके जाता हूं, मैं ऐड करूंगा कुछ चीजें उसमें। चलिए मैं एडिशन करता चलूं। मैंने कहा कि ये जो स्पर्म जब मैच्योर हो चुका है, मतलब ये 64 to 75 डेज का टाइम लेगा, तो ये सारा प्रोसेस यहां चल रहा था एडल्यूमिनल रीजन में, ठीक है। अब इसको ल्यूमन के बीच में आना है, लेकिन उससे पहले ये यहां अटैच है, कहां? इन्हीं सर्टोले सेल्स के साथ, जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के साथ। जैसे ही ये फिजियोलॉजिकल ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है, कहने का मतलब जब उसमें स्पर्मिएशन कंप्लीट होती है, तब ये स्पर्म यहां से डिटैच होके सेंटर में जो इसका ल्यूमन है, स्पेस है, इसके बीच में आ जाता है। जब ये सर्टोले सेल्स को छोड़ के ल्यूमन में आता है, दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस था, उसमें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस था या स्पर्म हिस्टियोजेनेसिस था, और उसमें भी फर्दर लास्ट पे स्पर्मिएशन है। स्पर्मिएशन क्या हो गया? जब स्पर्म जो है वो सर्टोले सेल से, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से सेपरेट होकर ल्यूमन के बीच में आएगा। 3 पार्ट थे, बेसल पार्ट, एडल्यूमिनल पार्ट और ल्यूमन वाला पार्ट, उसको हम स्पर्मिएशन कहेंगे। अब आपने देखा होगा यहां कुछ मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसके आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं कि इस सर्टोले सेल्स ने क्या क्या काम करा है। स्पर्मिएशन करी, एक हम कह रहे हैं। दूसरा इसने क्या किया? फैगोसाइटोसिस करी, जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म था इसका वो जो है वो कंज्यूम कर लिया है इसने, ठीक है। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो इसका था, क्योंकि इसको मोटाइल स्ट्रक्चर बनाना है तो वेट कम ही रखना है, ठीक है। तीसरा, इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड की स्पर्म्स को, ठीक है, और ये लिक्विड भी रिलीज करेगा जिससे बल्क आगे, स्पर्म आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये सिक्रीशन करेगा किसकी बच्चे? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की और इनहिबिन की। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, किताबों में अक्सर आपने पढ़ा होगा। कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, क्या मतलब है कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे, किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का और oogenesis का। उसके लिए मैं अलग से जो है एक लेक्चर बनाऊंगा, इसमें सारी चीजें अच्छी तरीके से जो है, टाइम ज्यादा लग जाएगा यदि लॉन्ग वीडियो जो है अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो जो हम कह रहे थे, ये सिक्रीशन करता है सर्टोले सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एज वेल एज इनहिबिन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कैसे टेस्टोस्टेरोन को जो है वो जो है वहां पे कंसंट्रेट करवाती है? क्या मतलब कंसंट्रेट से क्या मतलब है? क्या वो लिपो जो हैं फिलिक हैं या लिपोफोबिक हैं, क्या है? इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनहिबिन क्या काम करता है, क्यों इनहिबिन रिलीज करना है, किस चीज को बंद करना है, ठीक है। ये भी जो है सर्टोले सेल्स परफॉर्म करते हैं। इसके बाद रेगुलेशन जो स्पर्मेटोजेनेसिस का है, वो भी जो है ये सर्टोले सेल्स जो है परफॉर्म करते हैं। तो यहां ब्लड यहां इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि यहां पे टाइट जंक्शंस एज वेल एज दिस एडेरेंट जंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, जो इसको यहां पहुंचने से रोकते हैं। अगर सर्टोले सेल्स को रिमूव कर दें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस की पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती है। तो एनकाउंटर ब्लड और स्पर्म्स का कभी भी नहीं होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा या समझ आया होगा। जैसा भी हुआ तो आप इस पे मुझे जो है कमेंट्स में रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा और मैं फिर आपसे शेयर करता चलूं। दिस इज माय कॉन्टैक्ट 9797625179। इस नंबर पे आप जो है किसी भी, मेरा डाउट सेशन होता है एवरी अल्टरनेट डेज। आज मैं वीडियो मान लीजिए अपलोड किया है तो एक दिन छोड़ के कल के दिन जो है वो डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन शाम को 5 बजे होता है, उसमें कोई भी आके जो है वो ज्वाइन कर सकता है। इस नंबर पे जो है आके वो ज्वाइन कर सकता है। डाउट सेशन 1-2 घंटे का डाउट सेशन होता है। जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड किसी भी तरह का, कैसा भी किसी का डाउट है तो इस पे आके, इस नंबर पे आके जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है मेरे से चैट करके वो जो है डाउट्स अपने क्लियर कर सकता है। यहाँ कोई समझ नहीं आई किसी चीज़ की या कुछ जो है मेरे बोलने के प्रोसेस से जो है उनको कहीं वो समझ नहीं आया हो तो आप जो है उस पर जाके जो है ये डाउट सेशन क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन में जाके पूछ सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस चलता है हर अल्टरनेट डेज में, मतलब एक दिन छोड़ के अगले नेक्स्ट डे, एक दिन में वीडियो बनाने का ये सारा प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट डे जो है ये डाउट सेशन रहता है शाम को, 5 बजे नहीं, 5 बजे 11th का होता है, 12th का शाम को 4 बजे होता है, ठीक है। मान लीजिए कल का दिन है, कल के दिन शाम को 4 बजे होगा, फिर परसों का दिन छोड़ के आगे वाले नेक्स्ट डे में फिर शाम को 4 बजे होगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन।